नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। आज की तारीख याद रखिएगा, 7 फरवरी 2026, एक समझौता अमेरिका के साथ, और इस समझौते ने वो हालत कर दी है कि दशकों तक भारत का कोई भी व्यक्ति इस समझौते को भुला नहीं पाएगा। हमने बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। पाठक सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद संतोष जी। राकेश सर, एक समझौते की घोषणा होती है, डिटेल आती नहीं है। अमेरिका की धरती पर विदेश मंत्री से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भैया कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल डील कर रहे हैं। पीयूष गोयल कहते हैं कि 3-4 दिन का समय लगेगा। अचानक कल रात को जब भारत में रात हो रही होती है, तो वो डिटेल अमेरिका की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट के ज़रिए जारी कर दिया जाता है, और जब हम उसको पढ़ते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने भी उसको पढ़ा होगा, विस्तार से आपने उसको अध्ययन किया होगा। हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ये है क्या? जिस समझौते की घोषणा कहा जा रहा है उसका नाम भी देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया ज्वाइंट स्टेटमेंट, लेकिन पहले जारी वहां से किया गया है। देखिए संतोष जी, अगर मैं एक लाइन में कहूं तो एक जुमले का इस्तेमाल करना चाहूंगा, दंडवत नमस्ते ट्रंप। हमने कार्यक्रम किए थे नमस्ते ट्रंप के, हमारे प्रधानमंत्री ने वोट मांगे थे अमेरिका जाकर, अब की बार ट्रंप सरकार। तो सचमुच में अब की बार ट्रंप सरकार भारत में बन गई है संतोष जी। अब हम अमेरिका का उपनिवेश बन गए हैं, कॉलोनी बन गए हैं। दुनिया में उपनिवेशवाद खत्म हुए दशकों हो गए, लेकिन भारत एक बार फिर से अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का उपनिवेश बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि हमारे सारे राष्ट्रीय हितों से संबंधित फैसले अमेरिका का राष्ट्रपति सुनाता है। व्हाइट हाउस के ओवल दफ्तर में बैठकर दुनिया का दरोगा हमें यह डिक्टेट करता है कि हम किससे राम जोहार करें, किससे हाथ मिलाएं, किस दुकान से सौदा सुलभ खरीदें, किससे तेल खरीदें, किससे नमक खरीदें, किससे आटा खरीदें। ये आदेश हमें अब ऊपर से मिलता है। इस ट्रेड डील की जहां तक बात है, नरेंद्र मोदी के युग में जैसे बाकी के फैसलों का ऐलान अमेरिका से हो रहा था, इसका ऐलान भी डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया था। रात को 10:28 पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर और उसके बाद ट्विटर पर इसका ऐलान कर दिया कि मेरी नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात हुई है। और उसी ऐलान में, पहले ही ट्वीट में, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कुछ खोल दिया था। हमने क्या किया संतोष जी? 11:02 पर विश्व गुरु अजैविक अवतार नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप करके सिर्फ एक जानकारी दी कि टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है। बाकी नरेंद्र मोदी के ट्वीट में न तो $500 बिलियन का सामान खरीदने वाली जानकारी थी, न ही उसमें यह बताया था कि हम अमेरिका से होने वाले आयात पर 0% टैरिफ करने वाले हैं। न नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि रूस से तेल खरीदना हम बंद करेंगे और अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदना है। यानी जितनी घोषणाएं डोनाल्ड ट्रंप के क्षमा कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप के पहले ट्वीट में थी, उनमें से एक जानकारी सिर्फ नरेंद्र मोदी के ट्वीट में थी। अब ये फाइनल ऐलान हो गया, मसौदा जारी कर दिया, संयुक्त बयान जिसे कहा जा रहा है। इसकी क्रोनोलॉजी भी समझिए। ट्रंप और मोदी के ऐलान के बाद भारत सरकार कितनी किंग कर्तव्य मूढ़ थी, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। इसके दो प्रमाण मिले। कायदे से तो जब संसद का सत्र चल रहा हो तो ऐसे बड़े ऐलान सदन में होना चाहिए, प्रधानमंत्री करें या संबंधित मंत्री करें। ये देश, इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था बजरिए संसद ही तो जनता के प्रति जवाबदेह है। सरकार सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन बीच का माध्यम तो संसद है, क्योंकि हमने उनको चुनकर भेजा है। तो सबसे पहली भूल चूक ये हुई कि सरकार ने संसद को कोई जानकारी नहीं दी। उसके बाद वाणिज्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, 30% समय उन्होंने राहुल गांधी को गाली देने में बिताया,
शेष 30% उन्होंने बिताया नरेंद्र मोदी के कसीदे काटने में, और बाकी में ये बता दिया कि अभी फाइनल होने की स्टेजेस पर है मामला, यानी अंतिम चरण में नहीं है, उसके चरणों में है अभी। अगला वाक्य उन्होंने कहा कि नेगोशिएटिंग टीमें अभी बातचीत कर रही हैं। अगली क्रोनोलॉजी देखिए, विदेश मंत्री अमेरिका में कह रहा है कि मुझको कुछ नहीं पता, पीयूष गोयल से पूछो। और जिस दिन पीयूष गोयल विदेश मंत्री कहते हैं एस जयशंकर, उसके चंद घंटे बाद अमेरिका की सरकार ट्रेड डील जारी कर देती है। अब इसमें जो सबसे गंभीर बात है, हम बहुत छोटे छोटे नुक्तों पर नहीं जाएंगे, सिर्फ एक बात इस बात को प्रमाणित करेगी कि हम अमेरिका का उपनिवेश बन गए हैं, वो है इसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। उसमें लिखी हुई वो एक लाइन कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। आप ये सयानापन भी नहीं कर सकते कि कहीं वाया मीडिया कहीं दाएं बाएं से रूस से तेल खरीद लें, और अगर बिग बॉस को पता चल गया कि आपने रूस नाम की दुकान से तेल खरीदा है तो आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। उसमें ये लिखा है कि अमेरिका भारत पर निगरानी रखेगा। 15 अगस्त 1947 आजादी की बेला के बाद आज तक कब ऐसा हुआ कि भारत पर किसी देश ने निगरानी रखने की शर्त थोपी हो, उसका कार्यकारी आदेश निकला हो? हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे हैं इससे पहले भी। परमाणु परीक्षण के बाद सैंक्शन लगाए थे अमेरिका ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार नहीं झुकी थी। इंदिरा गांधी ने जब पोखरण परीक्षण किए थे तब भी दुनिया में बहुत हंगामा मचा था, कोई नहीं झुका था कभी। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं झुके। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय जो परमाणु शर्तें थोपी जा रही थी, नहीं मानी हमने, उसके एवज में बहुत प्रतिबंध सहे। तो अब अमेरिका निगरानी रखेगा, क्या करेगा? हमारे बंदरगाहों पर चौकी लगाएगा, चेकपोस्ट लगाएगा, टोल बैरियर लगाए जाएंगे। अमेरिकी बैठेंगे कि तेल तो नहीं आ रहा टैंकरों में, पानी के जहाजों में रूस से, या समुद्री मार्गों पर निगरानी रखेगा। भारत की तरफ तेल आ रहे हैं तो अमेरिका उनको रोक देगा, और अगले ही दिन उसमें अगली शर्त देखिए संतोष जी, अमेरिका कह रहा है अगर हमको पता लग गया कि आपने रूस से तेल खरीदा है तो ये टैरिफ 25 से 50 वाला फिर थोप दिया जाएगा। तो हम गुलाम हो गए अमेरिका के। नहीं, आपने बिल्कुल आगे से बिल्कुल सही कहा। इंदिरा गांधी ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका से नहीं डरी। उससे पहले 1971 में इस दुनिया के नक्शे पर एक नए देश को जन्म दे दिया, अमेरिका से नहीं डरी, जबकि 7वां बेड़ा निकल चुका था। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका से नहीं डरे, प्रतिबंधों का सामना किया। मनमोहन सिंह भी अमेरिका के सामने अडिग रहे, बल्कि ये तो मैं मान लूं कि कुछ पूर्ण बहुमत की सरकार थी, कुछ गठबंधन की सरकार थी, लेकिन फिर भी बड़े राजनीतिक दल थे। इस देश के किसानों के हितों के साथ समझौता एचडी देवगौड़ा भी नहीं कर पाए, जिनके पास अपने राजनीतिक दल के सांसदों की संख्या कम थी। इंद्र कुमार गुजराल भी नहीं कर पाए, और यहाँ 56 इंच के सीने का दावा करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति को बधाई दी जा रही है कि आपने भारत के बाजार को अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए खोल दिया है, और हमारे यहाँ ये अभी भी किसानों से झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं मंत्रियों के पास एक मैसेज पहुंच गया है, उसी को ऊपर नीचे करके वो रिट्वीट करते जा रहे हैं। ये तो झुक गए हो तो बता दो ना किसानों को कि भैया खेती किसानी बंद कर दो, अब हम तुम्हारे हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। आपने धोखा दिया, सरेंडर किया, और अब देश के किसानों के साथ झूठ भी बोल रहे हैं। तो देखिए संतोष जी, एक नाम और जोड़ लीजिए, शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री। उन्होंने जब पहली बार ऐलान हुआ डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्रेड डील का, उस दिन उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया था, जो टूल किट आया था पीएमओ से, सबको करना था, सारे मंत्रियों ने कर दिया था, ठकुर सोहाती वाला। उसके बाद अगले 3 दिनों तक शिवराज सिंह चौहान ने एक शब्द नहीं लिखा था, जबकि सबसे गंभीर विषय कृषि क्षेत्र ही था। कृषि मंत्री वे कैसे लिखते? उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी मंत्री को मालूम होता है क्या उसके मंत्रालय के बारे में सरकार क्या फैसला कर रही है? मोदी जी फैसला कर लेते। नोटबंदी का फैसला वित्त मंत्री को नहीं मालूम था, तत्कालीन वित्त मंत्री को। अब जहां तक सवाल कृषि क्षेत्र को खोलने का है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उसमें लिखा है
हमने दरवाजे चौड़े कर दिए हैं भारत में घुसने के, ये शब्द है उसमें, कृषि क्षेत्र में घुसने के लिए। बल्ले बल्ले हो रही, अमेरिका में जश्न हो रहा है। कौन कौन से सूखे मेवे, पशु आहार के लिए जो तमाम तरह के सूखा जो भोजन होता है पशुओं का, वो आएगा वहां से। सिर्फ डेयरी क्षेत्र के बारे में अभी स्पष्ट नहीं कहा गया है, लेकिन उसको भी आप जोड़ लीजिए। अमेरिका के भारत में राजदूत हैं सर्जियो गोर, उन्होंने कह दिया है कि उसके लिए भी कोशिशें जारी रहेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने 0% टैरिफ मंजूर कर लिया। अमेरिका से कुछ भी आएगा, कुछ भी, भारत में कुछ भी आएगा, हम 1% टैरिफ नहीं लगाएंगे। और 18% टैरिफ पर जश्न मना रही है मोदी सरकार। मंत्रियों को जो भेजा गया है टूल किट, सबके सब पोस्ट किए जा रहे हैं, बीजेपी के सारे नेता पन्ना प्रमुखों तक। इस पर हम जश्न क्यों मना रहे हैं? संतोष जी, हमारे देश पर अब तक अमेरिका का जो टैरिफ था वो पोखरण के बाद 3% था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 2.9% था, उसके बाद एक आध बार और 3 के आसपास, 4 के आसपास पहुंचा, 4 से कम रहा है हमेशा। तो ये सफलता कैसे हो गई 3-4% को 18% पहुंचा देने पर? ये कौन सा गणित है? किस पाठशाला में पढ़े हैं ये लोग? जो 3% से बढ़कर पहले उसने 25 किया, 25 + 25 रूस से तेल खरीदने की सजा, दंडात्मक टैरिफ, और अब कम करके 18% को नरेंद्र मोदी की बड़ी सफलता बताया जा रहा है। तो भविष्य में ये ट्रेड डील भारत के कृषि क्षेत्र के लिए, तमाम और व्यापारिक क्षेत्रों के लिए एक तरह से काल साबित होगी। हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका इतना गहरा आघात लगेगा कि हमें संभलने में दशकों लग जाएंगे। और सबसे बड़ी बात मुझे इस डील में ये दिखाई दे रही है, जॉइंट स्टेटमेंट में ऐसा लगता है कि भारत के मंत्रियों ने, हमारे अधिकारियों ने, भारत सरकार ने दमदारी से अपनी बात रखी ही नहीं है। नेगोशिएशन की टेबल पर, जिसकी बात पीयूष गोयल कर रहे थे कि नेगोशिएटिंग टीमें बात कर रही हैं, तो वे टीमें क्या कर रही थी? पाकिस्तान और तमाम वियतनाम जैसे छोटे छोटे देश अमेरिका को 0 टैरिफ पर अपने आयात निर्यात नहीं करने देते। शायद ही कोई देश ऐसा हो जिसने अमेरिका से होने वाले आयात पर 0% टैरिफ कर दिया हो। होगा तो होगा कोई, पर हम तो विश्वगुरु हैं। हमारा प्रधानमंत्री तो 56 इंची सीने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री के गले में 28 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लटके हुए हैं। उसने ये ट्रेड डील कैसे मंजूर कर ली, कैसे दस्तखत कर दिए उस पर? तो मेरी नजर में ये ट्रेड डील भारत की सार्वभौम सत्ता का डेथ वारंट है। हमारी संप्रभु सत्ता, भारत की जो सॉवरेनिटी है, उसको खत्म करने का ऐलान है। संतोष जी, राकेश सर, 3 चीजें हैं। जब देश आजाद हुआ, कोई भी देश अगर आगे बढ़ता है, या हमारे सामने जो समस्या थी, अभी समस्या गिना रहे थे मोदी साहब, क्योंकि समझने में दिक्कत होती है, पढ़ते लिखते बहुत ज्यादा है नहीं। सबसे पहली बात थी कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना था, क्योंकि खाद्यान्न हमें कहीं से अमेरिका किस तरह से ब्लैकमेल कर रहा था, बार-बार वो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कम करने का प्रेशर डाल रहा था। दूसरी चीज थी एनर्जी सिक्योरिटी, यानी आप जो तेल खरीदते हैं, चूंकि विकास के लिए वो जरूरी है, तो वो तेल कैसे खरीदेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी थी। तीसरी चीज थी डिफेंस की सिक्योरिटी, क्योंकि आपके एक तरफ पाकिस्तान जो जन्म लेने से पहले ही आपके खिलाफ था, एक तरफ चाइना है, और विश्व गुरु की विदेश नीति ने बांग्लादेश को क्या कर दिया, नेपाल की हालत क्या है, श्रीलंका की हालत क्या है, हम सब जानते हैं। अब आपने एग्रीकल्चर में समझौता कर लिया, सरेंडर कर लिया देश के करोड़ों किसानों के साथ। तेल खरीद पे आपने ये मान लिया कि भाई अमेरिका आपकी निगरानी करेगा, वो हेडमास्टर की तरह, जो देखेगा कि आप कुछ इधर-उधर हीला वाला तो नहीं कर रहे। और तीसरी चीज डिफेंस, 500 अरब डॉलर के अमेरिका के उत्पाद, 500 बिलियन डॉलर के प्रोडक्शन अमेरिका के साजो सामान हम खरीदेंगे, और अगले 10 वर्षों तक रक्षा सहयोग को लेकर भी एक फ्रेमवर्क में भारत ने एक तरह से अमेरिका के साथ सहमति जता दी है। तो तेल उनके कहने पे खरीदेंगे, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आने देंगे, भारत को अमेरिकी सामानों का बाजार बना देंगे, और डिफेंस सेक्टर को भी हमने उनके हवाले कर दिया। बचा क्या फिर हमारे पास? हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम ठन ठन गोपाल हो गए।
और इस मामले में, रक्षा मामले में, खास तौर से डिफेंस के मामले में अगर हम अमेरिका पर आश्रित होने जा रहे हैं तो हम अपने एक परंपरागत मित्र को खो रहे हैं संतोष जी। रूस से आप अगर तेल नहीं खरीदेंगे, रूस से अगर आप रक्षा मामलों में कोई साझेदारी नहीं करेंगे, तो आप उसकी मित्रता गंवा देंगे। हम कैसे भूल सकते हैं कि जब देश पर सबसे ज्यादा बड़ा संकट था 71 की लड़ाई में, जब अमेरिका का 7वां जहाजी बेड़ा दौड़ा चला आ रहा था बंगाल की खाड़ी की तरफ, तब रूस की वजह से ही तो हम लड़ पाए थे, उन्हीं की दम पर तो हम खड़े थे। रूस ने कह दिया था आने दीजिए, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। तभी तो इंदिरा गांधी कह सकी थी 7वां नहीं 70वां जहाजी बेड़ा भेज दीजिए, अब लड़ाई नहीं रुकेगी। तो हम किसके साथ खड़े हैं? अपने परंपरागत मित्र को छोड़कर एक ऐसे देश के साथ खड़े हैं जो हमें गुलाम बनाने जा रहा है। मेरा स्पष्ट मानना यह है कि अंतरराष्ट्रीय राजनय में, डिप्लोमेसी में संतुलन बनाकर रखा जाता है, और यह संतुलन हमारी विदेश नीति ने हमेशा बनाकर रखा। गुटनिरपेक्षता की नीति धीरे धीरे कम भी होती गई, तब भी हम रूस और अमेरिका के ब्लॉक के बीच में एक संतुलन बनाकर रखे हुए थे। अब तो अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गए, और जिसका कोई भरोसा नहीं है, जिस डोनाल्ड ट्रंप के कहे को 15 मिनट या 15 दिन भी भरोसे में नहीं रखा जा सकता कि वो जो कह रहे हैं उस पर कायम रहेंगे, आप उनके गुलाम बने जा रहे हैं। सब कुछ उनके हवाले कर दिया, व्यापार नीति, विदेश नीति, वाणिज्य नीति, रक्षा नीति। तो हमें हासिल क्या हुआ इस सौदे में? 75% हासिल अमेरिका के हक में है, 25% चीजें ऐसी हैं जो हमारे हिस्से में आ रही हैं। तो इतनी बड़ी डील में अगर 25% हम फायदे में हैं, 75% वो है दूसरा देश, तो ये तो घाटे का सौदा है। हम नाच किस बात पर रहे हैं? डील उत्सव क्यों मना रही है बीजेपी? टैरिफ उत्सव कैसे मना रही है? नरेंद्र मोदी का अभिनंदन हो रहा है सेंट्रल हॉल में, संसद में माला पहनाई जा रही है मोटी मोटी, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ऐसे जुमले चल रहे हैं बीजेपी के अंधभक्तों द्वारा। नहीं तो डॉक्टर राकेश सर, मैंने तो पार्लियामेंट इतने लंबे समय तक कवर किया, मैंने कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री आए तो नारे लगते हैं। यहाँ तो मोदी साहब जैसे ही एंटर करते हैं सब खड़े हो जाते हैं मोदी मोदी के नारे लगाने के लिए। संसद के सदन को पब्लिक रैली का मंच इन्होंने बना दिया है। अब तो ओम बिरला साहब ने कह दिया कि प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो फिर क्या कहे। लेकिन अब एक बात यहाँ पर निकल के सामने आती है, भाई जन्म तो नरेंद्र मोदी का भारत में ही हुआ है, उस गुजरात की धरती पर हुआ है जहां से महात्मा गांधी आए, जहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल आए। इस देश में पैदा होने के बावजूद देश के हितों की जो बेसिक समझ है, ये कोई गांव का किसान से भी आप पूछेंगे भैया, उसको बताएंगे ये हुआ है, तो कहेगा अरे यार क्या कर दिया इस आदमी ने। सही बात। अब सीधे सीधे सवाल, ऐसी क्या मजबूरी है नरेंद्र मोदी साहब के सामने कि पूरे देश को उन्होंने एक तरह से प्लेट में सजाकर दे दिया है ट्रंप साहब? बहुत गंभीर सवाल है संतोष जी। इसके जवाब के लिए हमें राहुल गांधी का वो बयान सुनना होगा जो उन्होंने संसद परिसर में दिया था, जब उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। 2 कारण उन्होंने बताए थे, एक अडानी का केस, अमेरिका से समन, दूसरा जेफरी एप्स्टीन की फाइल। हम नहीं जानते कि वास्तव में यही 2 कारण हैं, लेकिन अगर इनके अलावा भी कोई कारण है तो ये चिंता की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री देश के हितों को इस तरह अमेरिका के सामने क्यों गिरवी रख रहा है, क्या वजह है। इसके कारणों की पड़ताल तो अब जनता को करनी चाहिए। हमारे आपके पास कोई सबूत नहीं है। संतोष पाठक, राकेश पाठक दावे के साथ नहीं कह सकते, और हम पत्रकार हैं, हम विपक्ष के राजनीतिक कार्यकर्ता या नेता नहीं हैं, लेकिन बतौर पत्रकार भी अगर हम आर पार झांकने की कोशिश करें, गहरे पानी पैठ अगर ये तलाशना चाहें कि क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस तरह सरेंडर हैं, तो हमें जवाब तलाशते तलाशते राहुल गांधी के बयान तक पहुंचना पड़ता है। खुदा ना करे सचमुच में इनमें से कोई एक वजह हो या दोनों वजह हो जिनके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की अस्मिता को, भारत के सम्मान को, भारत की सार्वभौम सत्ता को अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति के चरणों में समर्पित कर रहे हैं।
खुदा ना करे ऐसा हो। जी। एक सवाल और डॉक्टर राकेश सर जो बार बार उठता है, भारत के अंदर आप राजनीति कर लीजिए, भारत के अंदर आप हिंदू मुसलमान कर लीजिए, भारत के अंदर आप जातियों में बांटने की कोशिश कर लीजिए, भारत के अंदर आप शमशान, कब्रिस्तान, मंगलसूत्र, जिस तरह की बात कर लीजिए। लेकिन मोटे तौर पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल है, बीजेपी की जो वैचारिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसी देश की मिट्टी में पला बड़ा है। मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कई नेता अपने आप को घुटन महसूस करते हैं। यहाँ तक कि बिल्कुल मुरली सही। मनोहर जोशी ने 70 पेजों की स्लाइड एक रिपोर्ट मोहन भागवत के सामने सौंपी थी कि नरेंद्र मोदी साहब की समझ कितनी छोटी है और आर्थिक नीति, विदेश नीति, रक्षा नीति, पर्यावरण नीति, सुरक्षा नीति, हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी फेल है। ये मोहन भागवत के सामने प्रेजेंटेशन रखा था। अब जो बड़ा सवाल उठता है, 240 सांसद 240 सांसद, जिसमें ये बात सही है कि 100 से लगभग सांसद वो हैं जो मूलतः भाजपाई नहीं है, वो कांग्रेस से आए हैं या नहीं है। बाकी राजनीतिक दलों से आए हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो सनातन, हिंदुत्व और इन सब चीजों की बातें करते रहते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने उस दिन जो रात में पोस्ट किया 1:30 बजे के आसपास किया उन्होंने, मतलब कई घंटे बाद। कई घंटे बाद। थोड़ी बहुत कुलबुलाहट होगी, थोड़ी बहुत चिंता होगी। दोस्त को बचाना मोदी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन अडानी साहब को बचाना भाजपा की मजबूरी कैसे बन गई? अडानी साहब को बचाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मजबूरी कैसे बन गई? एपेस्टिन फाइल को से डर, चाहे हरदीप सिंह पुरी को बचाना हो, ये मोदी की मजबूरी हो सकती है। मोदी को खुद को बचाना, ये मोदी की मजबूरी हो सकती है। राहुल गांधी ने जैसा आरोप लगाया, ये भाजपा की मजबूरी कैसे बन गई? मोहन भागवत की मजबूरी कैसे बन गई? क्या अंदर से किसी का ज़मीर ये नहीं कह रहा कि उठकर बोलना चाहिए? क्यों चुप है मोहन भागवत और क्यों चुप है भाजपा के तमाम नेता? संतोष भाई लगातार हर दूसरे तीसरे दिन ये बात कह रहा हूं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान पढ़े लिखे लोग हैं ये, इनकी डिग्री भी संदिग्ध नहीं है इनमें से किसी की भी। इनका जमीर भी थोड़ा बहुत जिंदा है, पर वो जिंदा जमीर दिखता क्यों नहीं है? ये कैसे बर्दाश्त करते हैं सदन में बैठकर कि उनका नेता, सदन का नेता, देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर अखंड झूठ बोलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयानों को, उनके भाषणों को, जो साधारण से स्कूल में पढ़ा हुआ जो थोड़ी भी अंग्रेजी जानता है वो बता देगा कि पंडित नेहरू का आशय ये नहीं था कि 35 करोड़ लोग मेरी समस्या है। उन्होंने कहा था कि मेरी चिंता है, मेरा कंसर्न है। कितने सारे झूठ नरेंद्र मोदी बोलते हैं, बगल में बैठकर राजनाथ सिंह कैसे सहन करते होंगे? इनको नींद कैसे आती होगी कि उनका नेता, उनका प्रधानमंत्री देश के साथ इतना छल कर रहा है? डॉक्टर मोहन भागवत कैसे बर्दाश्त करते होंगे कि उनके संघ परिवार से निकला हुआ एक व्यक्ति स्वयंसेवक से लेकर प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गया, लेकिन देश के हितों को गिरवी रख रहा है? आपके जरिए मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं इन सब नेताओं से कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या मजबूरी है? क्या सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीते जा रहे हैं? अब तक लगातार वे चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन किसी दिन नरेंद्र मोदी ही पार्टी और संघ के लिए बोझ बन जाएंगे। और मेरा मानना यह है, जो आपने भी संकेत किया है, कि पार्टी के भीतर से बहुत सारे लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। अब पार्टी के भीतर लोगों को लग रहा है कि किसी दिन इनके चलते, मोदी के चलते पार्टी तबाह हो जाएगी। जिस दिन सचमुच इस देश का सच्चा भारतीय आम नागरिक जाग गया, जिस दिन उसने वास्तविक सवाल करना शुरू कर दिए, उसका खामियाजा अकेले नरेंद्र मोदी को नहीं भुगतना पड़ेगा, बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा। और वो दिन अब ज्यादा दूर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लग रहा है धीरे धीरे पार्टी के भीतर से ही आवाजें उठेंगी, सवाल पूछे जाएंगे कि हमने अमेरिका को 0% टैरिफ पर कैसे हरी झंडी दे दी, हम $500 बिलियन का माल क्यों खरीदेंगे? क्या मजबूरी हमारी कि पूरा हिंदुस्तान का बाजार अमेरिका के सामान से पट जाएगा? तो भारतीय उत्पादक, भारतीय कारोबारी, छोटे कारोबारी ये क्या करेंगे? इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। धीरे धीरे ऐसे सवाल आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अब ये इस देश की जिम्मेदारी है कि वो सवाल पूछे सरकार से, सत्ता से, प्रधानमंत्री से, और सचमुच में जाग जाओ। सच्चे हिंदुओं, अब जाग जाओ, वरना ये सरकार तुम्हारा भविष्य इस कदर अंधेरे में ले जाएगी कि फिर रोशनी की तलाश में जिंदगी गुजर जाएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर राकेश सर। और राकेश सर, एक बात बिल्कुल सही बात है
कि सनातन की परंपरा, और मैं तो बिहार की जिस धरती से आता हूं, सनातनी परंपरा में सवाल पूछना, वाद विवाद बिल्कुल करना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये हो गई है कि हिंदुओं के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर हम इतना ज्यादा इनके झांसे में आ गए हैं कि हमने सवाल पूछना छोड़ दिया है। और जैसा कि डॉक्टर राकेश सर ने कहा, मैं फिर कहता हूं कि लोकतांत्रिक देश होने का और आपके लोकतांत्रिक समाज होने का सबसे पहला सबूत और सबसे बड़ा सबूत, बल्कि सबसे एकमात्र सबूत यही है कि आप सवाल पूछ पाते हैं या नहीं पूछ पाते। बिल्कुल और बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, सवाल चाहे पत्रकार के हो, सवाल चाहे आम आदमी के हो, या हमारे छोटे-छोटे बच्चों के। छोटे बच्चे भी जब छोटे होते हैं तो माता-पिता से ऐसे सवाल पूछते हैं कि हम बिल्कुल असहज हो जाते हैं। लेकिन सवाल पूछने की आजादी हम छीनते नहीं हैं। मोदी साहब ने छीन ली है, और अब ये देश के लोगों से ज्यादा भाजपाइयों को और संघियों को सोचना पड़ेगा कि भैया अब भी अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो देश की जनता आपको सवाल पूछने लायक छोड़ेगी नहीं। राकेश सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी से रूबरू करवाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद संतोष जी।